उस रात हम लोगों से एक ऐसी भयानक गलती हो गई जिसके बारे में सोचकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारा एक गलती के वजह से हमारे सबसे अच्छा दोस्त सुभाष अब हमारे बीच में नहीं रहा। आखिर हम लोगों के साथ उस रात को क्या हुआ था और हम सब ने मिलकर क्या गलती किए थे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन और मेरी जिंदगी में बीता हुआ एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं, सुभाष, अंजलि और आकांक्षा, हम चारों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। उस वक्त हम चारों मिलकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते थे। हमारे कॉलेज में हर साल छोटे छोटे गांव में मेडिकल कैंप लगाया जाता था। हम लोग उस जगह पर जाते थे जहां पर मेडिकल की कोई भी सुविधा नहीं होती थी, उन लोगों की हम सहायता करते थे। एक बार हमारे कॉलेज की तरफ से उत्तराखंड की एक छोटे से गांव में हमारा कैंप लगाया गया था। वो गांव जंगल के बीचों बीच था, जिसके वजह से वहां के आसपास कोई भी मेडिकल की सुविधा नहीं थी। मुझे आज भी ठीक से याद है, हमारा जो टीम था पूरे 9-10 आदमी का एक टीम बनाया गया था। हम पूरे 6 दिन तक उस गांव में रुके थे। उस गांव के लोग बहुत ही अच्छे थे, मगर एक बात कॉमन था, शाम होते ही वहां के लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। उस गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी जो हमारे लिए कुछ ना कुछ रोज खाने के लिए लेकर आती रहती थी। वो दादी हमेशा एक बात कहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात के वक्त अपने कैंप से बाहर नहीं जाने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहना। दादी की ये बातें हमें थोड़ा सा अजीब तो लगता था, मगर डरावनी भी लगती थी। एक दिन सुबह सुबह काफी ज्यादा ठंड पड़ने के वजह से हम लोग आग लगाने के लिए सोचे, इसलिए लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए मैं और सुभाष जंगल के थोड़े अंदर चले गए थे। हम दोनों जिस जगह पर गए थे वहां पर काफी ज्यादा सूखी लकड़ियां पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से उस जगह पर कोई भी नहीं गया है। हम दोनों तो वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। हम दोनों मिलकर बस लकड़ियां इकट्ठा करने में लगे थे। तभी अचानक मेरा ध्यान दूर एक ऐसी जगह पर पड़ा जिसे देखने के बाद मैं चौंक गया। उस जगह पर एक टूटा फूटा हवेली थी जो दिखने में काफी ज्यादा पुरानी लगती थी। मैं और सुभाष ये देखने के बाद इसलिए चौंक गए थे कि एक छोटी सी गांव में इतनी पुरानी हवेली क्या कर रहा है। हम दोनों मिलकर उस हवेली में जाने के लिए सोच ही रहे थे कि तभी अचानक हमारे पीछे से एक आवाज सुनाई दिया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उस हवेली में जाने के लिए सोचना भी मत, लौट जाओ। जहाँ से आए थे वहां लौट जाओ, चले जाओ। हम दोनों ने मुड़कर देखा कि वहां पर एक बुजुर्ग इंसान थे। वो बुजुर्ग इंसान को हम दोनों ने उस गांव में आज से पहले कभी भी नहीं देखा था, मगर उस इंसान के चेहरे देखकर ये समझ में आ गया था कि वो इंसान बहुत ही गुस्से में थे। इसीलिए मैं और सुभाष हम दोनों ने मिलकर उस जगह से चले आए। गांव पहुंचने के बाद मैंने कई सारे लोगों को उस हवेली के बारे में पूछने की कोशिश किया, मगर सारे लोग उस हवेली का नाम सुनते ही डर जाते थे। तभी दादी ने हमारे लिए गर्मा गर्म इडली खाने के लिए लेकर आई। मैंने सोचा कि क्यों ना उस हवेली के बारे में दादी से पूछा जाए, आखिर क्या है उस हवेली का राज, लोग क्यों उस हवेली का नाम सुनते ही डर के भाग जाते हैं। मैं और सुभाष मिलकर जब दादी को पूछे तो दादी ने बताया, बेटा तुम लोग भूल कर भी उस हवेली के अंदर मत जाना, यहाँ तक कि उस हवेली के आसपास भी मत भटकना। मुझे जितना याद है कि मैं जब छोटी सी बच्ची थी तब हमारे गांव का जमींदार उस हवेली में रहा करते थे। उस जमींदार की एक बहुत ही सुंदर सी एक बेटी थी, कल्पना। कल्पना दिखने में कोई परी से कम नहीं थी। हमारे गांव की किसी भी लोगों को कोई भी समस्या क्यों ना हो, वो सारे लोग जमींदार के पास ही जाते थे। एक दिन जमींदार को ये पता चला कि कल्पना माँ बनने वाली है और कल्पना जिसे प्यार करती थी वो हमारे गांव की एक गरीब परिवार का लड़का था। इस बात से जमींदार को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मगर बाद में अपनी बेटी की खुशी के लिए वो शांत हो गए और अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ करने के लिए तैयार भी हो गए थे। मगर वो लड़का पैसे की लालच में आकर कल्पना और उस जमींदार को धोखा देकर उनके घर से कुछ गहने और पैसा लेकर शहर चला गया और वो वापस कभी भी लौट कर नहीं आया। लोगों की निंदा अपमान सुन सुनकर वो जमींदार पागल हो गया था। अपने पिताजी का इस तरह का हालत देखकर कल्पना सह नहीं पाई। प्यार में धोखा खाकर कल्पना एक दिन रात को उस हवेली में फांसी लगाकर मर गई। मुझे ठीक से याद है, उस दिन पूर्णिमा की रात थी। गांव के सारे लोग हवेली गए थे, मगर जमींदार हमारे गांव के लोगों को देखकर पता नहीं क्यों उनको गुस्सा आया।
वो गांव के सारे लोगों को उस हवेली के आसपास जाने के लिए भी मना कर दिए, क्योंकि ये सब जो भी हुआ था हमारे गांव की उस बदमाश लड़के की वजह से ही हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद बेटी के गम में जमींदार भी चले गए। उस दिनों के बाद उस हवेली में कोई भी कदम नहीं रखा। हाँ, कुछ लोग गए थे उस हवेली के अंदर उस हवेली को हड़पने के लिए, मगर अगले ही दिन सुबह उन लोगों का लाश हमें जंगल में मिला। तब से लेकर आज तक उस हवेली के आसपास भी लोग जाने के लिए डरते हैं। लोगों का मानना है कि आज भी कल्पना अपने प्यार के इंतजार में उस हवेली में रोती रहती है। कई बार तो हमारे गांव के कुछ लोग भी कल्पना की परछाई जंगल में आते जाते देखे हैं। इसीलिए गांव के सारे लोग शाम होते ही अपने घर के दरवाजे बंद करके घर में रहते हैं। और लोगों का मानना ये है कि कल्पना पूर्णिमा की रात को लौट आती है। उस दिन हवेली में रोशनी होती है और ऐसा लगता है कि हवेली के छत पर कोई लड़की किसी का इंतजार में बैठी हो। मैं इसलिए तुम लोगों को ये कहता था कि रात के वक्त चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे के साथ रहना और बाहर मत निकलना। तुम लोग हमारी मदद करने के लिए यहाँ आए हो और हम ये नहीं चाहते कि तुम लोगों को कुछ हो जाए। उस वक्त दादी की बातें बहुत ही डरावनी थी, मगर हम ठहरे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट, हमें इन भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था। इसीलिए सुभाष, अंजलि और आकांक्षा और मैं, हम चारों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि उस हवेली में जाकर देखें आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। एक दिन रात को गांव के सारे लोग सो गए थे। हम चारों ने मिलकर कैंप से बाहर निकले, हाथों पर टॉर्च लाइट था। हम चारों धीरे धीरे करके बढ़ने लगे उस हवेली की ओर। उस हवेली के पास पहुंचते ही मेरा दोस्त सुभाष वो बहुत ज्यादा डर गया और कहने लगा कि रोहन भाई, हम जो कर रहे हैं क्या ये ठीक है? अगर दादी की बातें सच निकली, अगर सच में हवेली के अंदर कोई भूत रहा तो? तभी आकांक्षा उसे चिढ़ाते हुए कहने लगी कि अबे फट्टू, अगर तुझे डर लग रहा है तो तू चला जा। हम तीनों तो जा रहे हैं हवेली के अंदर, क्या पता हवेली के अंदर हमें कोई खजाना मिल जाए, तो बाद में हिस्सा लेने के लिए हमारे पास मत आना, ठीक है? अरे नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, मैं देख रहा था कि तुम तीनों डरते हो कि नहीं। ऐसा कहकर सुभाष ने बात को टाल दिया और हम चारों मिलकर उस हवेली के अंदर चले गए। वो हवेली काफी पुराना था, हर तरफ जहां भी देखो मकड़ी का जाल ही जाल था। ऐसा लग रहा था कि उस हवेली के अंदर सालों से कोई भी नहीं गया है। ऐसा लगता था कि उस हवेली के अंदर कोई भयानक राज छुपा है। हमारे हाथों पर जो टॉर्च लाइट था, उस टॉर्च लाइट की रोशनी में हवेली का माहौल कुछ खौफनाक लग रहा था। हम चारों दोस्त मिलकर जब उस हवेली के अंदर इधर उधर घूम रहे थे, तभी अचानक पीछे वाले दरवाजे से कुछ आवाज आई। वो आवाजें सुनते ही हम चारों ने एक दूसरे की ओर देखने लगे। हम चारों में इतना हिम्मत नहीं था कि उस दरवाजे के पीछे आखिर क्या है, जाकर उसका पता लगाए, मगर फिर भी हम चारों ने हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे के पीछे गए और वहां देखे, वहां कोई भी नहीं था। हमें लगा कि शायद बाहर की हवा बहने की वजह से इस तरह का साउंड हमें सुनाई देता है। धीरे धीरे करके वक्त बीतता गया। वक्त के साथ साथ उस हवेली के अंदर हमारे साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। किसी की आंखों के सामने कोई परछाई दिखाई देती तो किसी के कानों पर कोई आवाज। मगर एक बात तो था, उस हवेली की एक कमरे से बार बार कोई औरत की रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उस औरत की आवाज में बहुत ही दर्द भरा हुआ था। सच बात कहूं तो हमें धीरे धीरे करके उस वक्त डर का महसूस होने लगा था। उस वक्त सुभाष से एक ऐसी गलती हो गई जिसे उसे नहीं करना चाहिए था। वो हम तीनों को छोड़कर उस दरवाजे को ढूंढने लगा जिस दरवाजे से वो औरत की रोने की आवाजें आ रही थी। उस बात का पता लगाने के लिए सुभाष छत के ऊपर वाले कमरे में चला गया। काफी समय हो गया था मगर वो वापस लौट कर नहीं आया। हम तीनों ने मिलकर काफी बार सुभाष को आवाज दिए कि दोस्त नीचे आ जा, वहां खतरा हो सकता है, मगर ऊपर से सुभाष का कोई भी आवाज सुनाई नहीं दिया। अब धीरे धीरे करके हम तीनों को भी डर लगने लगा था। हम तीनों ने भी एक दूसरे के हाथ पकड़कर धीरे धीरे करके ऊपर वाले कमरे में जाने लगे।
सुभाष देख यार, मजाक मत कर, वापस आ जा। हम वापस लौट कर चले जाते हैं, यहाँ हमें डर लग रहा है। मैं बार बार सुभाष को बुला रहा था मगर सुभाष का कोई भी आता पता नहीं था। हम तीनों ने धीरे धीरे करके उस कमरे की ओर गए जिस कमरे के अंदर सुभाष गया था। हम वहां जाकर देखे कि उस कमरे के अंदर सुभाष था ही नहीं। जब हम तीनों ने मिलकर उस कमरे की दीवार की ओर देखे तो वहां पर खून से लटपट रंगीन दीवार पर लिखा हुआ था, अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों की बेचैनी और डर को देखते हुए मैंने कहा कि हमसे गलती हो गया, हमें इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था। धीरे धीरे करके उस कमरे का हर सामान एक एक करके नीचे गिरने लगा। हर कुछ मिनट में डर और भी भयानक हो रही थी। उस कमरे का हर सामान आसमान में उड़ने लगी। धीरे धीरे करके उस कमरे के कोने से आवाजें निकल आई। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि उस कमरे के हर दीवारें हमें ही देखकर मुस्कुरा रहे हैं। हम तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और उस कमरे से बाहर निकल कर आ गए। बार बार हम तीनों मिलकर हवेली की दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे थे बाहर निकल कर आने के लिए, मगर जितनी बार भी हम दरवाजे खोलते हम हर बार अपने आप को उस कमरे के अंदर ही पाते थे। मगर हम तीनों हार नहीं माने, हम तीनों कोशिश करते रहे। समय के साथ साथ सुबह की पहली किरण उस हवेली के ऊपर पड़ा। आखिरकार हमें एक दरवाजा मिल ही गया, जो दरवाजे के पीछे से हमें रोशनी दिखाई दे रहा था। हम तीनों भागते हुए उस दरवाजे के खोले और हवेली से बाहर निकल कर आ गए। बड़ी मुश्किल के बाद हम तीनों उस हवेली से निकलकर बाहर तो आ गए, मगर हमारा सबसे अच्छा दोस्त सुभाष हमारे साथ नहीं था। हमारे पुलिस कंप्लेंट पर पुलिस का एक टीम भी जाकर उस हवेली में चप्पा चप्पा छान मारे, मगर उस हवेली के अंदर सुभाष का लाश तक नहीं मिला। पुलिस का मानना था कि वो हवेली नहीं बल्कि एक खंडर है। उस हवेली के अंदर कई सालों से कोई भी नहीं गया है। किसी का मानना या फिर ना मानने से क्या होता है। हम तीनों को पता था कि उस रात हमारे साथ क्या हुआ था, मगर कोई भी हमारे बातें मानने के लिए तैयार नहीं थे, सिवाय उस गांव के लोगों के अलावा। हमारे उसी एक गलती के वजह से शुभम अब हमारे साथ नहीं रहा। दोस्तों, ये था हमारा एक छोटी सी आप बीती कहानी। वैसे आप लोगों को हमारा ये छोटी सी कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।